जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र से 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का महा मैराथन क्लास चलेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो साथियों, अगर आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को है तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविता खाली स्थान का गुण है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। और साथियों 100% निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखिए, रेडियो एक्टिविता जो है का गुण है, किसका गुण है? तो याद रखिएगा परमाणुीय नाभिक का। तो आपको ध्यान रखना है रेडियो एक्टिविता जो है ये परमाणुीय नाभिक का गुण है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक्स किरण की बात करें तो इसका खोज किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। पूछा जाता है, याद रखिएगा, रॉन्टजन ने एक्स किरण का खोज किया था। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है साधारण नमक क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। ये प्रश्न मध्य से सिपाही में पूछा गया था कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक यानी कि जो खाने वाला नमक होता है वो क्या होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं NaCl, और जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम क्लोराइड है। चलिए आगे देखिए, निम्न में अधातु बताइए। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इन चारों ऑप्शन में से अधातु कौन सा है? तो देखिए, CO की बात करें तो इसका नाम क्या होता है? कोबाल्ट। Fe क्या है? तो ये फेरस है, जिसको आयरन भी कहा जाता है, यानी कि लोहा। और Na क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये सोडियम है। तो CO, Fe और Na ये धातु है, जबकि F क्या है? तो ये अधातु है। F का नाम क्या है? तो फ्लोरीन, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, ध्यान रखेंगे। और ये हैलोजन समूह का तत्व है। चलिए आगे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से। चलिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बिजली संयंत्र से, जूते की फैक्ट्री से, या फिर सब्जी की खेती से। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। और आपने सुना होगा एसिड रेन, जिसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए ये भी जिम्मेदार होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 ये दोनों जिम्मेदार होता है। और SO2 जो निकलता है ये कोयला को जलाने से निकलता है। कोयला को जलाने से CO2 भी निकलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बिजली संयंत्र से, क्योंकि बिजली संयंत्र में कोयला को जलाया जाता है। चलिए आगे देखिए, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों ने 10th क्लास से ही पढ़ रखा है कि सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम के साथ आपका और क्या होगा? तो पोटेशियम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोडियम तथा पोटेशियम। इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है? तो मिट्टी तेल में, यानी केरोसिन तेल में इसको रखा जाता है। आगे देखिए, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। देखिए, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, पिताजी। तो पी से आपका पीतल हो गया, त से तांबा, जी से जस्ता यानी कि जिंक हो गया। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण को कहा जाता है पीतल। तो सी ऑप्शन में दिया गया है, तांबा को कॉपर कहते हैं और जिंक यानी जस्ता। डी ऑप्शन में कॉपर और टिन यानी तांबा और टिन, इसके मिश्रण से बनता है कांसा। तो इसे भी नोट कर लेंगे, क्या बनता है? कांसा। चलिए आगे देखिए, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है कौन सा है?
और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइम को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे आपको यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए मैराथन क्लास दी जाते हैं और एक क्लास है रात 8:30 बजे और एक क्लास है शाम 7:30 बजे, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लास दिए जाते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो तीनों ही क्लास को आपको डेली अटेंड करें और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, तो यहाँ पे सोडियम नहीं होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे हड़बड़ी में सोडियम बताएंगे, केरोसिन नहीं बोला गया है, पानी बोला गया है। तो पानी में रखा जाता है किसे, तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है फास्फोरस को, जिसका सिंबल होता है P। इसको पानी में संग्रहित किया जाता है। जबकि सोडियम की बात करें तो इसको केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि अगर संग्रहित नहीं किया जाएगा फास्फोरस को पानी में तो ये वायु के संपर्क में आने से जलने लगता है। और सोडियम भी पानी के संपर्क में आने से क्या होता है, विस्फोट होता है। इसलिए से सोडियम को केरोसिन तेल में और फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था, तो अक्रिस्टलीय मतलब क्या होता है, जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं हो उसे ही कहा जाता है अक्रिस्टलीय अवस्था। तो यहाँ पे कोक जो है ये अक्रिस्टलीय अवस्था है। pH पद क्या सूचित करता है। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है pH स्केल का पता किसने लगाया था। तो एक वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। इन्होंने pH स्केल का पता लगाया था। और pH पद ये क्या सूचित करता है, तो घोल की अम्लता या बेसिकता, जिसको क्षारीय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। pH स्केल की बात करें तो उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होता है और बीच में क्या होता है, 7 होता है। तो जिस भी विलयन का pH मान 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि वो विलयन होता है उदासीन। जैसे कि जल का pH मान पूछे 7 होता है, उदासीन होता है। और जिस भी विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वो विलयन क्षारीय होता है। जैसे कि रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो आप लोग बताइए ये अम्लीय है या कि क्षारीय है। तो ये क्षारीय है। क्यों, क्योंकि इसका pH वैल्यू क्या है, 7 से ऊपर है। और जिस भी विलयन का pH मान 7 से कम हो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका C हो जाएगा। चूने का पानी में खाली स्थान है। तो देखिए, चूने का जो पानी होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, जलीय विलयन होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा क्या है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, इसे आप सभी स्टार मार्क कर ले। देखिए है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, तो ये क्या है, तो ये है हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। ये धोने वाला सोडा का फॉर्मूला है। एक पूछा जाता है खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सभी को ध्यान रखें। समुद्र जल में सामान्य नमक को खाली स्थान पद्धति से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है CSBC द्वारा। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो कि CSBC द्वारा पहले पूछा जा चुका है। तो समुद्र जल से सामान्य नमक को किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण की पद्धति से। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए हैवी वाटर का मतलब क्या होता है, तो भारी जल।
जिसका फॉर्मूला होता है D2O और इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका अनुभार पूछा जाता है तो जो कि 20 होता है, जबकि साधारण जल का अनुभार पूछे तो 18 होता है। दोनों को ध्यान रखें। और हैवी वाटर का प्रयोग होता है मंदक के रूप में, तो ऑप्शन में तो मंदक नहीं दिया गया है, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने में। याद रखिएगा। रेडियो एक्टिवता का खाली स्थान में उपयोग है। चलिए आंसर कीजिए 14 के लिए फटाफट से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिवता का जो उपयोग होता है ये औषधि में भी होता है, कृषि में भी और कारखाने में भी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑल। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। इस प्रश्न को हमने शायद कल या परसों भी प्रैक्टिस सेट में कवर किया था। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर आंसर बता रहे बोर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। बोर ने ये सिद्धांत दिया था सबसे पहले कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। आइए आगे देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन का नामकरण भी किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन प्रोटॉन की खोज पूछे तो गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था जे थॉमसन। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो आप सभी जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। तो परमाणु संख्या क्या है, 14 है। तो 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 4। तो लास्ट में 4 है, तो इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए 14 परमाणु क्रमांक वाला तत्व का नाम क्या है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, यानी ए का वैल्यू 32 है। परमाणु संख्या 16 है, यानी कि यहाँ पे परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं, तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु संख्या को लिखते हैं जेड से। ध्यान रखेंगे किससे लिखते हैं, जेड से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बराबर पी प्लस एन। तो हमको निकालना है परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, एन का वैल्यू निकालना है। तो ए माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ए का मान देखिए 32 है, तो 32 लिख देते हैं। फिर माइनस है, पी का मान कितना है, तो पी का मान नहीं है, ये जेड का मान है। और आप लोग सभी जानते हैं परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, यानी ए बराबर क्या होता है, जेड होता है। तो 32 में यहाँ पे पी घटाना है, तो पी का मान 16, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16। सूखी बर्फ क्या है। चलिए आंसर बताइए, सूखी बर्फ क्या है। तो साथियों ड्राई आइस जिसको कहा जाता है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 है, इसी को कहा जाता है सूखी बर्फ। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तो अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होता है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आज आप लोग 75 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, तो याद रखिएगा विकसित होती है ऊष्मा। यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये किण्वन कहलाता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो प्यारे साथियों वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि है, तो याद रखिएगा अपचयन की विधि। निम्न में से कौन एक प्रबल अपचायक है। तो प्रबल अपचायक कौन सा है, तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है Ca
और परमाणु क्रमांक होता है 20। शीतल पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? जो ठंडा जो होता है उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम है, याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का इस्तेमाल होता है। शुद्ध जल का pH मान, तो याद कीजिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। शुद्ध पानी का pH मान, तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया गया है, इसका भी आंसर 7 होगा। आइए आगे देखिए, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है? तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण याद रखिएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवर्त सारणी में आयनीकरण जो है, ये आयनीकरण ऊर्जा जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? तो 28 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, घटती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने खोजा था? तो मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी को खोजा था। और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो किसने खोजा? तो मोसले। और मोसले का जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस के उदाहरण जैसे हो गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है? तो अक्रिय गैस है। न चिपकने वाले बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP से डिनोट किया जाता है, तो इसमें संग्रहित करते हैं, यानी कि इसको किस में संग्रहित किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और जिप्सम का क्या होता है? तो CaSO4 और यहाँ पे हो जाता है 2H2O। तो इसको किस में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नमीरोधी पात्र में, टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा बेकिंग पाउडर का। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है? तो साथियों प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3HCl। ये सभी क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये किस में मिलता है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन था। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन नहीं होता है, ब्रोमीन अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ये अधातु है, यह अक्रिय गैस नहीं है। और यहाँ पे आर्गन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है यही आर्गन है, लगभग 0.93% है। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था। तो वायुमंडल में रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो नहीं पाई जाती है। दो तत्व X और Y है, परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक 20 और 21 है। तो X और Y क्या है? तो आप लोगों ने संभारिक और समस्थानिक के बारे में पढ़ा होगा। तो परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या अलग, तो ये क्या होता है? तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो वो संभारिक होता है, और जिसका परमाणु क्रमांक समान हो वो समस्थानिक होता है। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान समान है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, संभारिक। रासायनिक रूप से क्वार्ट्ज क्या है?
तो रासायनिक रूप से क्वार्ट जो है ये सिलिकॉन ऑक्साइड है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? चलिए आंसर बताइए। तो दूध में देखिए दूध खट्टा होने से बनता है लैक्टिक एसिड, और दूध की शुद्धता को किस में मापते हैं? तो लैक्टोमीटर में मापा जाता है। आगे देखिए, संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर कहे या चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और फॉर्मूला की बात करें तो अभी हमने ऊपर भी बताया था NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा क्या है? तो वही प्रश्न है, यहाँ पे बेकिंग पूछा गया, यहाँ पे खाने का, तो दोनों एक ही है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। डी ऑप्शन सही है। बेरियम मिल का उपयोग किस में किया जाता है? तो देखिए साथियों, बेरियम मिल का जो उपयोग होता है ये आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। रूबी के लाल रंग का कारण क्या है? चलिए आंसर कीजिए 42 के लिए। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर या वीडियो में कहीं भी, रूबी को वो लाल होता है, और इसके लाल होने का जो कारण होता है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड, इसी के कारण रूबी जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या है? अब देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा गया है तो नाम ये जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर नाम है, लेकिन इसमें सिल्वर जो होता है वो 0% में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो इस तरह के प्रश्नों से आप लोग सावधान रहे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन को सही से देखिए, फिर आंसर करने हैं। तो जर्मन सिल्वर नाम है, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है, 0% होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा की मात्रा पूछे तो 60% होता है, जिंक इसमें 20% होता है, और निकेल इसमें 20% होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इनमें से कौन है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो याद रखिए कौन है, तो यूरेनियम है, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा रसायन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अब देखिए, यहाँ पे सन की बात करें तो सूरज जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सूर्य और जो तारे होते हैं ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करेगा, और इसमें होता है हाइड्रोजन और हीलियम। मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, बाकी अन्य गैसें भी है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, और सबसे अधिक मात्रा में होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, हाइड्रोजन की बात करें तो इसके साथियों 3 समस्थानिक है, यहाँ पे लिख देते हैं H11, इसको कहा जाता है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, ये है ड्यूट्रियम। तीसरा समस्थानिक है H13, ये है ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है, सभी को ध्यान रखें। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस है। वह शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है क्या है? तो न्यूनतम जिसमें होता है वह है लैक्टोज, याद रखिएगा, और जिसमें अधिकतम होता है वह है फ्रक्टोज। तो न्यूनतम पूछा गया है तो यहाँ पे लैक्टोज होगा। आगे देखिए, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्यूटेन गैस, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, LPG का प्रमुख संघटक क्या है? LPG फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
और इसमें गंध के लिए मिलाया जाता है मरकेप्टन। मरकेप्टन नामक रसायन को मिलाया जाता है गंध के लिए, जिससे गैस अगर रिसाव होता है तो पता चल सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन होता है। चलिए आगे देखिए, पाक गैस खाली स्थान किसका मिश्रण है? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों पाक गैस याद रखिएगा, ये जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। मीथेन के अणु में क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संरचना, ये मीथेन का संरचना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो सिंगल बॉन्ड होता है सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल और केवल एकल आबंध है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और धान की खेत से जो गैस निकलता है ये मीथेन गैस ही निकलता है। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो याद रखिएगा ये बनाता है इथाइल इथोनेट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है क्योंकि? तो देखिए इसका रीज़न ये है, जस्ता जो है टीन की तुलना में क्या है? अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ता को नहीं टीन का लेप चढ़ाया जाता है। परमाणु सक्रियता की खोज निम्न में से किसने की थी? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हेनरी बेकुरल ने किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का। रदरफोर्ड ने नाभिक और प्रोटॉन का नामकरण दिया था। नाभिक का खोज किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किसमें होता है? तो प्यारे साथियों क्रायोजेनिक ईंधन की बात करें तो इसका उपयोग होता है रॉकेट तकनीकी में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट है जो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो इसको याद कर लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लैंड हुआ है चंद्रमा की सतह पर। तो उसे भी ध्यान रखना है कब लॉन्च हुआ था और कब लैंड हुआ। तो मंगलयान याद रखिएगा, इसका प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो कहाँ पर बनाई गई है? गलत कथन का चयन करें। जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी होती है। बिल्कुल गलत है। देखिए जब जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में बढ़ोतरी होती है, ना कि कमी होती है। तो ए ऑप्शन ये गलत है। बाकी ऑप्शन ये सभी सही है, पढ़ लीजिएगा। जब पीले फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, NaOH को, इसके गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो याद कर लीजिए फॉस्फिन बनती है, PH3 फॉस्फिन। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु खाली स्थान को हटाने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग जो है खाद्य वस्तुओं के, याद रखिएगा, प्रक्षालन हेतु ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। खाली स्थान की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक होता है। तो चॉकलेट में जो होता है ये लेड की उच्च मात्रा होती है, जिसके कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक होता है। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो प्यारे साथियों पेट के अमाशय में होता है कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है? पाचन में मदद करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो HCl। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसे भी ध्यान रखें। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को क्या कहते हैं?
ठीक है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है और विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। और विद्युत हीटर में जो प्रयुक्त की गई तारों की जो कुंडली होती है इस प्रकार से कुछ, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको तत्व कहा जाता है, तंतु नहीं, इसे क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। विद्युत बल्बों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कांच कौन सा है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए बल्ब का आविष्कार किसने किया था, विद्युत बल्ब का। तो 64 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, फिलंट कांच। प्रयुक्त होने वाला कांच कौन सा है, तो फिलंट कांच है। लवन विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है, तो क्या होता है, तो याद रखिएगा रसायन प्रभाव। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? तो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, जो गैस होता है वो ठोस होता है या द्रव रूप में होता है? तो गैस जो होता है आप लोग देखे होंगे उसको हिलाकर, वो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो उबाल कर तो मारा जा सकता है आसवन की विधि द्वारा और क्लोरीनीकरण इसके द्वारा भी, लेकिन छान कर कीटाणु को नहीं मारा जा सकता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, इसमें कौन सी गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का इस्तेमाल होता है। आइए आगे देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर 69 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा ये पुणे में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुणे में। पटना की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? यहाँ से बता देते उदयन ने किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, उदयन ने किया था। और पटना से संबंधित पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। हैदराबाद की बात करें, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है रिसर्च डिपार्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लोसिव, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ये क्या है? तो आरडीएक्स का पूरा नाम है। वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। वाहन में जो कार्बोरेटर होता है उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? तो यहाँ पर 71 का आंसर हो जाएगा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण करने के लिए। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, कौन सा गुण है? तो याद रखिएगा वह गुण है प्रस्वेदन। अब यहाँ पे वायुमंडल की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं, याद रखिएगा, जिसमें निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल आता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है, लगभग 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात करें O2 तो ये 21% के आसपास में है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.03% के आसपास में है। और वायुमंडल में आर्गन अभी हमने आपको ऊपर बताया था, तो सभी को ध्यान रखें। सिरके, नींबू व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं अम्ल होता है। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो याद रखिएगा ये क्लोरीन भी है और ओजोन भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर, तो इसका ये जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है ओजोन, और इसका फॉर्मूला O3 होता है, ध्यान रखना है। ओजोन दिवस पूछा जाए तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में। ओजोन लेयर समताप मंडल में मिलता है। निम्न में सही कथन ढूंढिए। तो 75 का सही जवाब होगा चीनी पानी में घुलनशील है। ये बिल्कुल
सत्य कथन है। अब चीनी की बात करें तो इसका फॉर्मूला पूछा है तो याद रखिएगा C12 H22 और O11 ये चीनी का सूत्र है, जबकि ग्लूकोज का क्या होता है तो C6 H12O6। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, आज हमने केमिस्ट्री से 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए एग्जाम से पहले फिर से आपको इस सेशन को रिवीजन कर लेना है। तो देखिए, अगर सेशन आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए और जाते जाते सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।